शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और आज मैं आप लोगों के लिए दो खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। पहली खौफनाक कहानी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है उनका नाम है वकास अहमद, यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी जिनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी है, उनका नाम अस्मा है और अस्मा आज़ाद कश्मीर में रहती हैं और कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। तो अस्मा बताती हैं कि हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारा ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा अमीर तरीन है। तो जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की तो मेरे अब्बू के एक दोस्त थे जिनका एक ऑफ़िस था। तो अब्बू ने मुझे अपने दोस्त से कहकर उनके ऑफ़िस में नौकरी दिलवा दी, बड़ी अच्छी पोस्ट पर। और मैं उनका सारा काम भी संभाल लिया करती थी। और जो अंकल थे जिनके ऑफ़िस में मैं काम करती थी, वो अंकल भी बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत देखभाल रख करते थे, वो मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं ऑफ़िस में एज़ यूजुअल काम कर रही थी। तो अंकल जो थे उनको एक फ़ोन आया और उसके बाद अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे ख़ानदान में हमारे रिलेटिव्स में किसी की फ़ौतगी हो गई है, तो 2-3 दिन के लिए मैं नहीं आ पाऊँगा ऑफ़िस। तो आप 2-3 दिन के लिए मेरी जगह आपने सारे ऑफ़िस को सँभालना है, सारे वर्कर्स को, पूरी टीम को आपने गाइड करना है, लीड करना है। तो मेरे लिए पहला ये था सारा काम, पहली दफ़ा मुझे ऐसे गाइड और लीड करना था। तो मैं थोड़ा-सा घबरा भी रही थी, लेकिन मैंने अंकल को मना नहीं किया और अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं 2-3 दिन नहीं आऊँगा, तो 2-3 दिन आप सँभाल लेना ऑफ़िस को। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं सँभाल लूँगी सब कुछ। तो अस्मा बताती हैं कि उसके बाद अंकल जो थे वो अपना सारा पेपर वर्क कर और वो चले गए अपने घर। और मैं भी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। मैं भी अपना पेपर वर्क कर रही थी और जो सारे ऑफ़िस के वर्कर्स थे उनको भी देख रही थी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो वर्कर्स थे, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था, तो सारे जो वर्कर्स थे वो जाने लगे अपने-अपने घर, अपना-अपना काम कंप्लीट करके। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था और मैं बिल्कुल भी घर नहीं जा सकती थी उस वक़्त और शाम हो चुकी थी। तो मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया और मैंने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू, मैं आज नहीं आ पाऊँगी घर जल्दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है और अंकल चले गए हैं उनके घर, कहीं फ़ौतगी हो गई है रिलेटिव्स में। तो इस वजह से आज मैं लेट आऊँगी, तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करना। तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप अपना पेपर वर्क करके और आराम से फिर मुझे कॉल कर लेना, तो मैं फ़ोन उठा लूँगा और मैं आपको पिक करने आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है अब्बू। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं अपना पेपर वर्क करना स्टार्ट हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई पेपर वर्क करके और मैंने सोचा कि मैं जाके एक कप चाय बना लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर ऑफ़िस में जो एक किचन बना हुआ था, मैं उस किचन में गई और मैंने जाकर वहाँ अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाकर मैं अपना जो पेपर वर्क था, जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैं उठा के मैं बाहर ले आई ऑफ़िस के बाहर। और मैं वहाँ बैठकर आराम से करने लगी काम और साथ-साथ मैं चाय भी पी रही थी। तो जो हमारा ऑफ़िस था, मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ऑफ़िस था वो एक पहाड़ी इलाके पर था, यानी बहुत ऊँचाई पर था, हाइट पर था। और वहाँ खड़े होकर ऑफ़िस में, हमारे ऑफ़िस के बाहर भी खड़े होके हम लोग सारी जो वो इलाका था नीचे का, वहाँ का सारा हम लोग नज़ारा देख सकते थे। तो जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, दरवाज़ा बंद था ऑफ़िस का, मैं अकेली थी ऑफ़िस में और कोई भी नहीं था। तो मैं बैठी हुई थी तो अचानक से दरवाज़े पर दस्तक होना शुरू हो गई। तो पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि वो दस्तक जो थी वो हल्की-हल्की थी, इतना लाउड नहीं थी वो आवाज़। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं फिर अपना पेपर वर्क करने में स्टार्ट हो गई और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर 2-3 दफ़ा दोबारा दस्तक हुई और बहुत क्लियर हुई इस दफ़ा, तो मुझे पता चल गया कि कोई बाहर है जो ऐसे दरवाज़े को नॉक कर रहा है। लेकिन मैं हैरान भी बहुत हो रही थी कि ऑफ़िस में इस टाइम कौन आएगा? मैंने तो अपने अब्बू को भी बता दिया था कि मैं इस टाइम मैं नहीं आ पाऊँगी जल्दी, तो मेरे अब्बू तो नहीं हो सकते ये, ना मेरा कोई घर का और मेंबर हो सकता है। तो ये बाहर कौन है दरवाज़े पे? तो दरवाज़ा जो था वो मुसलसल नॉक हो रहा था, कोई बहुत ज़्यादा उसे
नॉक कर रहा था दरवाज़े को, सॉरी, कोई बहुत ज़्यादा दरवाज़े को नॉक कर रहा था मुसलसल। तो मैंने सोचा कि मैं जाके देख लेती हूँ कि कौन है। मैं थोड़ा घबराई हुई भी थी, थोड़ा डरी हुई भी थी, क्योंकि वो इलाका भी ऐसा सुनसान था। वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल वहाँ पे 1-2 होटल था और 1-2 गेस्ट हाउस थे। उसके अलावा वहाँ पे कोई घर कुछ भी नहीं था, और वो भी बहुत दूरी-दूरी पर बने हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, और घबराते हुए मैं अपने दरवाज़े के पास गई ऑफ़िस के, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, बिल्कुल एकदम साइलेंट और सन्नाटा था सब कुछ। मैंने इधर-उधर भी देखा, बाहर झाँक के देखा कि शायद कोई साइड पे खड़ा हो, थोड़ा दूर पे खड़ा हो, लेकिन बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आया। और जैसे ही मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देख रही थी, क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा था और जंगल, झाड़ियाँ वहाँ पर थीं, तो मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च की मदद से देख रही थी वहाँ पे, मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो जैसे ही मैं वापस मुड़ी अंदर आने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकल गई थी ऑफ़िस से, तो जैसे ही मैं वापस मुड़ी तो मैंने देखा कि जो ऑफ़िस का दरवाज़ा था, ऑफ़िस का डोर था, उस डोर पे बहुत ज़्यादा ब्लड वाले हाथ जो थे, बहुत ज़्यादा खून आलूद हाथ लगे हुए थे किसी के। और वो बहुत खून जो था वो ऐसे ही लग रहा था जैसे ताज़ा खून है। और वो एकदम, जब मैंने ये सारा देखा दरवाज़े पे वो खून आलूद हाथ जब मैंने देखे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं जल्दी से ऑफ़िस के अंदर आई, मैंने ऑफ़िस का दरवाज़ा जो था वो लॉक किया, और लॉक करके मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया, और मैं रो रही थी, क्योंकि मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। मैंने अपने अब्बू को सब कुछ बताया कि मेरे साथ अभी-अभी ऐसा वाक़या हुआ है, तो आप जल्दी आ जाएँ, मुझे यहाँ से ले जाएँ, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। तो जो मेरे अब्बू और मेरे भाई थे वो आए थोड़ी देर में, और मैं मुसलसल रो रही थी। और अब्बू जब आए और भाई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बू और जो भाई थे वो मुझे देखकर परेशान हो गए कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मेरे जो भाई थे वो कहने लगे कि मैं देख कर आता हूँ, मतलब ढूँढ के आता हूँ कि कौन है जो तुम्हें ऐसे तंग कर रहा है, या कोई हो जो ऐसे शरारत कर रहा हो। तो अब्बू जो थे वो मेरे पास थे, और भाई जो थे वो ऑफ़िस के बैक साइड पे देखने चले गए कि वहाँ कोई है तो नहीं। तो थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, अभी हम लोग ऑफ़िस में ही खड़े हुए थे, मैं अब्बू को बता रही थी, डिटेल में सब कुछ बता रही थी, तभी भाई जो थे वो मेरे, वो भागे-भागे आए, और भाई ने कहा यहाँ रुकना और मुनासिब नहीं है, तो जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो उस वक़्त हमने भाई से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि भाई की जो हालत थी वो देखकर हम समझ गए थे कि शायद भाई ने कुछ देखा है वहाँ पीछे बैक साइड पे। तो हम लोग जल्दी से वापस आ गए अपने घर, और घर आके फिर हमने भाई से पूछा कि भाई आपको क्या हुआ है? आप इस तरह, आपने क्यों बोला था कि यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है? तो जो मेरे भाई थे वो मुझे बताने लगे कि जैसे ही मैं पीछे गया बैक साइड पे ऑफ़िस की, तो उस ऑफ़िस की बैक साइड पे एक दरख्त था बहुत बड़ा, और झाड़ियाँ वगैरह तो थीं वहाँ पे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके पे बना हुआ था। तो मेरे भाई बताते हैं कि जब मैं उस दरख्त के पास जाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी है, जिसने बुर्ख़ा पहना हुआ था उस औरत ने, और उसके हाथ-पैर जो थे वो बिल्कुल उल्टे थे। और जैसे ही मैंने ये देखा, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन इतना मेरे लिए काफ़ी था जो मैंने देखा कि उसके हाथ-पैर जो हैं वो उल्टे हैं, इसीलिए मैं वापस भागा। और उस औरत को देख के मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया, और इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ रुकना और मुनासिब नहीं है, तो आप लोग चलो मेरे साथ। तो ये वाक़या हमारे साथ पेश आया उस दिन, और उसके बाद से मैं ऑफ़िस गई, लेकिन ऑफ़िस में मैं कभी भी, जब तक अंकल नहीं भी आए, मैं कभी भी इतना देर वहाँ पर नहीं रुकी। जो पेपर वर्क होता था मैं घर आके कर लिया करती थी। अदरवाइज़ मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं करती थी स्पेंड ऑफ़िस में बिल्कुल अकेले, और मैं जल्दी वो घर वापस आ जाती थी। तो ये एक कहानी थी जो वकास अहमद ने शेयर की, एक ख़ातून की, जिनका कश्मीर से ताल्लुक़ था। थैंक यू सो मच वकास आपका। लिसनर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और लिसनर्स, ये सही बात है, पहाड़ी इलाकों पर तो बहुत ज़्यादा जिन्नात की आबादी होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ जिन्नात होते हैं, और वो जिन्नात कभी-कभी अपना आप हमें ज़ाहिर भी कर देते हैं। जैसे ही कोई इंसान को वो अकेला देखते हैं, उनको ये फ़ील होता है, यानी कि जैसे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई इंसान अकेला है, तो वो उसे डराने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कभी-कभी इंसान नहीं समझ पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, या थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो लोग फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये जो भी वाक़यात हमारे साथ हो रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये कोई जिन्नात हैं जो हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक कहानी थी लिसनर्स आज की, ये आपको कैसी लगी है? और बढ़ते हैं दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ।
ये खौफ़नाक कहानी जिनकी ज़िंदगी की खौफ़नाक कहानी है, उनका नाम नौरीन है और नौरीन बताती हैं कि मेरे साथ ये जो वाक़या पेश आया, इसे मैं कभी भी फ़रामोश नहीं कर सकती, मैं इसे कभी भी भुला नहीं सकती हूँ। वाक़या कुछ ऐसे था कि कुछ साल पहले मैं और मेरी बहन शर्मीन, हम दोनों की वेकेशंस थीं। तो हमें अपने कॉलेज से वेकेशंस जो थीं, जब हमारी स्टार्ट हुई हमारे कॉलेज की, तो हमने सोचा कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो मरी में हमारा एक रिलेटिव रहते थे और वो जो रिलेटिव थे उनका एक फ़ार्म हाउस था वहाँ पे मरी पे। मरी में वहाँ पे उनका एक फ़ार्म हाउस था, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं स्टे किया करते थे, वो नहीं जाते थे ज़्यादा वहाँ पे। और हम लोग भी कि पहले कभी भी उस फ़ार्म हाउस पर नहीं गए थे। तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हम लोग मरी घूमने के लिए चलते हैं और उनके फ़ार्म हाउस पे हम स्टे कर लेंगे, तो हमें किसी होटल वगैरह में स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेरी बहन थी शर्मीन, वो मुझे कहने लगी कि मेरी एक फ़्रेंड है और वो भी हमारे साथ जाना चाहती है। मैंने उससे अभी ये बात डिस्कस की थी थोड़ी बहुत, तो वो कहने लगी कि तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो मैंने शर्मीन से बोला कि ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो उसे हम साथ ले चलते हैं, वो अपने पेरेंट्स से इजाज़त वगैरह ले ले। हमने भी अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने जो वो अंकल थे, जो हमारे रिलेटिव थे, जो वो मरी में रहते थे, मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको बोला कि हमें आपका फार्म हाउस चाहिए कुछ दिन के लिए, हमने वहाँ पर स्टे करना है, हम लोग मरी घूमने के लिए आ रहे हैं। तो अंकल ने मुझे बोला कि आप हमारे घर रुक जाओ यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं अंकल, हमारे साथ हमारी फ्रेंड भी है, तो उसे शायद अनकंफर्टेबल फ़ील हो, तो इस वजह से हम लोग फार्म हाउस पे ही रुकेंगे। आप हमें वो मतलब उसकी चाबियाँ वगैरह जो हैं हम आपसे आकर ले लेंगे वहाँ पे, तो आप उसकी सफाई वगैरह करवा दें। तो जो मेरे अंकल थे वो थोड़ा-सा मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं आप हमारे घर पे रुको, फार्म हाउस पे मत रुको। मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहे थे, लेकिन वो थोड़े घबराए हुए मुझे लग रहे थे कॉल पे। लेकिन मैंने उस बात पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। बस मैंने उनको बोल दिया कि हम फार्म हाउस पे ही रुकेंगे और थोड़े दिन के बाद हम लोग जो थे वो मरी के लिए निकल गए जब हमारी वेकेशन स्टार्ट हुई। तो हम लोग जब मरी के लिए निकले, हम लोग वहाँ पहुँचे अंकल के घर, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना-वाना खाया। तो उसके बाद मैंने अंकल को बोला कि अंकल फार्म हाउस की जो कीज़ हैं वो दे दें हमें। तो अंकल ने मुझे वो कीज़ दे दी और हम लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए। मुझे ड्राइविंग आती थी, मैं खुद ड्राइव करके गई थी उन दोनों के साथ। तो जब हम लोग फार्म हाउस पे पहुँचे तो फार्म हाउस बाहर से और अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ था। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पे जिन्नात के मामलात हो सकते हैं। तो मैं अंदर गई फार्म हाउस के और हम लोगों ने अपना-अपना जो रूम था वो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम लोग इन रूम्स में रहेंगी। लेकिन ऐसे हुआ कि जो हमारी फ्रेंड थी, मतलब मेरी बहन की जो फ्रेंड थी, वो थोड़ा-सा घबरा रही थी अकेले रूम में रहते हुए, क्योंकि वो जो थी वो जॉइंट फैमिली में रहती थी और वो अपने अम्मी-अब्बू के रूम में सोया करती थी। वो कभी भी अकेले नहीं ऐसे स्टे किया था उसने। तो वो कहने लगी कि मैं अकेले नहीं रहूँगी, आप दोनों में से मैं किसी के साथ रह लूँगी। तो मैंने उसे कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ रूम शेयर कर लो। तो आप अपना सामान जो है वो सारा मेरे रूम में ले आओ और आप मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो मेरी बहन थी वो अकेले रहती थी, वो कहती थी कि नहीं मैंने किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना। तो वो जो लड़की थी वो मुझे देखने में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत पुरस्रार सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब उसकी हरकतें थीं, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी और बस एक तरफ देखती रहती थी बैठ के, या बात करते-करते अचानक से रुक जाती थी और एक कोने में देखती रहती थी। तो मुझे उसकी ये जो हरकतें थीं थोड़ी अजीब लगी। तो उस रात क्या हुआ हमारे साथ, पहली रात को हम लोग वहाँ पर घूम फिर के 1-2 जगह पर शाम के वक़्त घूम के और खाना-वाना खा के हम लोग जब अपने फ़ार्म हाउस पर वापस आए तो फ़ार्म हाउस की लाइट गई हुई थी। तो वहाँ पर पूरे इलाके की लाइट वहाँ पर नहीं थी। तो हम लोग जब अपने फ़ार्म हाउस पे वापस आए, हम लोग अपने रूम में चले गए, तो मेरी जो बहन थी, वो थोड़ी देर बाद आई मेरे पास और वो कहने लगी कि मुझे भी अकेले डर लग रहा है, क्योंकि मेरे रूम के अंदर जो विंडो बनी हुई है, वो बाहर की तरफ, मतलब जो बैक था, फार्म हाउस का जो बैक था वहाँ उस तरफ खुलती थी वो विंडो, और वो कहने लगी कि मुझे वहाँ से अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो मुझे डर लग रहा है, तो मैं भी इधर ही सो जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ बेड पे। वहाँ पर एक बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ था और बेड वगैरह वहाँ पर थे। तो मैंने कहा ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाती हूँ। तो वो जो लड़की थी वो कहने लगी नहीं आप बेड पे ही सो जाएँ आप दोनों, तो मैं सोफ़े पे सो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। हम लोग रात को जब सो गए तो वो जो लड़की थी उसको मैंने देखा, वो उठ
उठकर कमरे से बाहर गई और काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई और कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और लाइट भी वापस आ गई थी उस टाइम, लेकिन हमारे रूम की लाइट्स ऑफ़ थी, हमने ऑफ़ कर ली थी पहले ही। तो मैं काफ़ी देर तक उसका वेट करती रही, मैंने कहा पता नहीं कब आएगी ये, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो काफ़ी देर उसको लग गई, उसके बाद वो वापस आई कमरे में और जब वो वापस आई तो उसका हुलिया जो था मुझे बड़ा पुरस्रार सा फ़ील होने लग गया। मतलब गई वो नॉर्मल थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके बाल जो थे वो बिखरे हुए से थे और अजीब सी उसका चलने का स्टाइल हो गया था और वो आकर सोफ़े पर लेट गई। तो जैसे ही वो लेटी मैंने कहा चलो ठीक है आ गई है। मैं सो गई वापस, तो थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई, मेरी बहन की शर्मीन की मुझे आवाज़ आई कि आप ही उठो। वो विस्परिंग में मुझे उठा रही थी, तो आप ही उठो, आप ही उठो। जैसे ही मैंने आँख खोली उसकी आवाज़ सुन के, तो मैंने कहा मैं ज़ोर से बोलने लगी कि क्या हुआ है? तो उसने मेरे मुँह पे हाथ रख दिया और वो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया कि वहाँ देखो आप ही। तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, लड़की की तरफ, तो वो सोफ़े पर नहीं बैठी हुई थी, वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी और मुसलसल वो इस तरह से हिल रही थी जैसे कोई जैसे एक एबनॉर्मल बंदा होता है, वो बैठे-बैठे हिलना शुरू कर देता है, ऐसे वो हिल रही थी और अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रही थी। उड़ाने की आवाज़ें लग रही थी वो कि जैसे कोई जानवर उड़ा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसी आवाज़ें थी, लेकिन वो बहुत अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। तो जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, तो मैंने अपनी बहन से इशारे में पूछा कि इसको हुआ क्या है? ये ऐसी ये क्या कर रही है ये बैठ के? तो वो मेरी बहन जो थी वो मेरे मतलब मेरे कान में आकर उसने कहा कि आप ही मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, तो इसको आप ज़रा चेक करो, मतलब इसको बुलाओ, मुझे तो डर लग रहा है इसकी हरकतें देख के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ इसे क्या हुआ है। तो जैसे ही मैं रूम की जो लाइट थी मैं ऑन कर रही थी, तो रूम की लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी, हालाँकि वहाँ फार्म हाउस में लाइट थी, बाहर से लाइट की हल्की-हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें हमें वो बैठी हुई नज़र आ रही थी। लेकिन हमारे रूम की लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। तो मैंने उससे आवाज़ दी कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात को बैठ के? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, वो मुसलसल हिलती रही बैठ के और अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालती रही। उसके बाल वैसे ही बिखरे हुए थे जैसे मैंने पहले देखे थे। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात को बैठ के? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ख़राब है? बताओ हमें, हम कोई टैबलेट वग़ैरह दे देते हैं तुम्हें। तो वो जो लड़की थी वो अचानक से हिलना बंद हो गई और बिल्कुल जैसे वो मेरी आवाज़ को सुनने लग गई है बस बैठ के। तो मेरी जो बहन थी उसने मुझे इशारे में बोला कि आप उसको जाके थोड़ा-सा मतलब हिलाओ-जुलाओ। तो जैसे ही मैं उठी अपने बेड से और मैं उसके पास गई, तो वो मुसलसल वैसे ही आवाज़ें निकाल रही थी, अजीबो-गरीब आवाज़ें। और मैंने उसके जब कंधे पे हाथ रखा और मैंने उससे मुखातिब किया कि तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही, तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है? तो वो जो लड़की थी उसने अचानक से मेरी तरफ देखा, तो उसकी जो आइज़ थी, जो उसकी आँखें थीं, वो पूरी काली हो चुकी थी, यानी उसके अंदर कोई आई बॉल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल उसकी काली ब्लैक आइज़ हो गई थी। और जैसे ही मैंने उसकी आँखों को देखा मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि आम इंसान की तो आँखें ऐसे हो ही नहीं सकती हैं। और वो जो लड़की थी वो अचानक से उसने मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को दबाने लग गई बहुत ज़ोर से। मेरा जो साँस था वो मुझे नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी साँस नहीं आ रहा था, वो मेरे गले को दबाने लग गई और वो बिल्कुल उसकी अंदर इतनी ताकत आ गई थी, इतनी ताकत आ गई थी, जैसे किसी 3-4 लोगों के मिलकर कोई ऐसे दबाव डालता है तो ऐसी ताकत होती है। मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा डर गई ये देखकर, वो जल्दी से उठ के आई, उसने उसको बहुत हटाने की कोशिश की, उसने मेरी बहन को भी बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मेरी जो बहन थी वो भी जाकर मतलब नीचे गिरी, उसे भी चोट आ गई बहुत ज़्यादा उसके पैर पे। और वो मेरे गले को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुसलसल मेरे गले को दबा रही थी बैठ के। और अचानक से वो जो लड़की थी, उसने मेरा गला छोड़ दिया और वो उठकर बाहर भाग गई। जैसे ही वो बाहर भागी और हम दोनों जो थे, हम दोनों थोड़ा सँभले, जब हम लोग उठे, तो मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब मेरी जो बहन थी सॉरी, शर्मीन शर्मीन मुझे कहने लगी कि आप ही हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि इसे क्या हुआ है। मैंने उसे मना किया कि नहीं आप हम लोग बिल्कुल नहीं इसके पास जाएँगे, मुझे इसके साथ कुछ और मसला लग रहा है। तो हम लोग अभी कमरे में ही रहते हैं, सुबह को जब ये नॉर्मल होगी तब हम इससे बात करेंगे। हम लोग
कमरे में ही बैठे हुए थे। लॉक हम लोगों ने दरवाज़े को नहीं लगाया, क्योंकि हमें लगा कि अगर जब भी कभी मतलब उसका जो वो पोज़ेशन था, जो भी वो था, जब उसका वो ख़त्म होगा तो वो अंदर ही कमरे में आएगी, और अगर हमने लॉक लगा लिया तो फिर वो बाहर ठंड भी बहुत थी, तो मैंने कहा शायद वो फिर डर जाए ऐसे कि ये इन्होंने पता नहीं लॉक क्यों लगाया। तो हमने लॉक भी नहीं लगाया मजबूरी में कमरे के दरवाज़े को, और हम लोग सारी रात वहाँ पर बैठ के हमने गुजारी सोफ़े पे, और बिल्कुल भी नहीं सोए हम लोग, क्योंकि हमें ऐसे ही लग रहा था कि अभी वो दोबारा आ जाएगी, अभी वो दोबारा आ जाएगी। और मुझे बार बार उसकी आँखें मुझे मेरे दिमाग में आ रही थी बार बार, जैसे उसकी ब्लैक आइज़, मैंने फुल ब्लैक आइज़ देखी थी। तो अगले दिन ऐसे हुआ, हम लोग जो थे, हम लोग जब सुबह को उठे तो हमने देखा रूम में वो बिल्कुल भी लड़की नहीं आई। जब हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो वो टीवी लाउंज में सोफ़े पे सोई हुई थी। जब वो सोई हुई थी, हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम लोगों ने अब यहाँ पे और नहीं रुकना, तो हम लोग अपना सामान पैक करने लगे। उसका भी हमने सामान पैक कर लिया, और जब वो उठी हम लोगों ने बाहर जाके नाश्ता किया, और हमने उसको कहा कि हम यहाँ पर और नहीं स्टे कर सकते, तो हमें कोई इमरजेंसी है, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि क्या हुआ है आप ही, आप मुझे बताओ, क्या कोई इमरजेंसी, क्या हो गया है। तो हमने उससे कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें रात को हुआ क्या था, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी रात को, तुमने मेरा इतनी ज़ोर से गला पकड़ा और मेरे गले को इतनी ज़ोर से तुमने दबाया, और तुमने अपनी दोस्त को भी इतनी ज़ोर से धक्का दिया, देखो इसके कितनी चोट लगी हुई है पैर पे। तो वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो कहती है आपी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ याद नहीं है रात को क्या हुआ था। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं तो रूम में सोई थी, तो मैं ऐसे कमरे में कैसे आ गई। मतलब मैं रूम में सोई थी, मैं ऐसे टीवी लाउंज में कैसे आ गई, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही। वो भी बहुत परेशान हो गई, उसकी फिर परेशानी देख के हमें थोड़ा मतलब समझ आया कि इसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता जो इसके साथ कल रात हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए घर, और जो मेरे अंकल थे उनको जब हम लोग कीज़ देने गए, तो मेरे अंकल जो थे वो हमें कहने लगे कि बेटा आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो मैंने अंकल को बोला कि नहीं अंकल, बस हमारी जो फ्रेंड थी ना उसने कल रात हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए और खौफज़दा हो गए, इसलिए हमारा बिल्कुल अब दिल नहीं कर रहा है यहाँ पे और रहने का। तो अंकल बताने लगे कि बेटा मैं आप लोगों को इसीलिए रोक रहा था कि उस फार्म हाउस पर मत जाओ, हम भी वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो चुका है हमारे फार्म हाउस पर। पहले हमें नहीं पता था इस बात का कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। तो पहले जब हम लोग जाया करते थे तो हमारे साथ भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि तुम्हारा जो एक कज़न है उस पर भी ऐसे ही एक दफ़ा जिन्नात ने हमला किया था, और हमारे जो मेरा कज़न था उसका मेरे अंकल बताने शुरू हो गए कि तुम्हारे कज़न पे ऐसे जिन्नात ने हमला किया था, और तुम्हारा कज़न भी इसी तरह हरकतें करना शुरू हो गया था, और हमने बड़ी मुश्किल से उस रात तुम्हारे कज़न को संभाला था। उसके बाद जब हमने मौलवी साहब से पूछा जो हमारे इलाके के हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके फार्म हाउस में जिन्नात का कब्ज़ा है, उनका बसेरा है, जिसकी वजह से वो आप लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं जब आप लोग वहाँ पर जाते हो, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाते। तो बेटा आप लोगों को भी मैं इसीलिए मना कर रहा था। तो मैं अंकल से थोड़ा गुस्सा हो गई कि अंकल आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात, हम लोग वहाँ पर ना जाते, आप हमें साफ साफ बता देते। तो मैं अंकल से थोड़ा सा नाराज़ हो गई और हम लोग घर वापस आ गए। हम लोगों ने उस लड़की को कुछ नहीं बताया। तो उसके बाद हमने उसे थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं उसने कितना मारा है हम दोनों को। तो हमने उसे कहा कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं है। उसके बाद हम लोग जब घर वापस आ गए, मुझे भी बुखार हो गया, मेरी बहन को भी बुखार हो गया, और उस लड़की की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोग काफ़ी दिन तक फिर कॉलेज नहीं गए, और उसके बाद हम लोग जो थे उस फार्म हाउस पर भी हमने कभी भी जाने का नहीं सोचा, और हमने फैमिली वालों को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि फिर वो हमें शायद ऐसे कहीं ना जाने देते दोबारा आउटिंग के लिए। तो ये कहानी मेरे साथ पेश आई थी। तो थैंक यू सो मच आपका ये कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फ़ेसबुक पर भी आप लोग मुझसे कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। वहाँ मेरा अकाउंट है नीलोफ़र ख़ान के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और अपनी खौफनाक कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।